नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त बैठे हैं हम बिहार के प्रमुख हड्डी विशेषज्ञों में से एक डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह के साथ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो शायद आप सब ने अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी परिवार वाले में देखी ज़रूर है, मगर बीमारी ऐसी है कि जिसके बारे में लोगों को अक्सर कोई जानकारी नहीं होती, इसलिए लोग मान बैठते हैं कि इसका कोई इलाज या कोई उपचार नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिकेट्स की, जिसे अगर सरल भाषा में समझाया जाए तो हड्डियों का मुड़ना या सॉफ्ट हो जाना होता है। अब चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत है आपका। अब चाहती हूँ हमारी जनता को ये समझाएं, दर्शकों को, कि रिकेट्स आखिर होता क्या है। देखिए, रिकेट्स जो है वह है विटामिन डी की डिफिशियंसी, जो हमारे शरीर में जब हो जाती है तो हड्डियां जो है सॉफ्ट हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो बच्चों में जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब हड्डियां जो है विकसित नहीं हो पा रही हैं और वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आकार से विकृत होने लगती हैं, चेंजेस आने लगता है। तो बड़ों में जब होगा 18 साल के बाद तो उसको ऑस्टियोमलेशिया बोला जाता है। छोटे बच्चों में से लेके 18 वर्ष तक जब होता है तो उसको रिकेट्स बोला जाता है। और वह रिकेट्स वही है जिसको विटामिन डी की डिफिशियंसी बोलते हैं। और विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी से हमें मिलती है। तो हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि सूर्य की रोशनी धीरे धीरे करके हमारे बच्चे घर में इतने ज़्यादा रह जाते हैं कि उनको ढंग से नहीं मिल पाती है। और जब सूर्य की रोशनी कम होती है तो विटामिन डी शरीर में कम गई। और विटामिन डी ज़रूरी है कैल्शियम को पचाने के लिए। यही कैल्शियम और विटामिन डी जाते हैं और हड्डियों के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। इसलिए उन वैसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जोड़ों का टेढ़ापन हो जाता है, जो छाती कभी कभी आगे निकल जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम है जो रिकेट्स में देखी जाती है। रिकेट्स होने के पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण वही हो जाता है जो विटामिन डी, जो कि सूर्य की रोशनी से हमको मिलती है। ये नेचुरल सोर्स है, खाने से बहुत कम विटामिन डी मिलती है। असल वो प्राकृतिक सोर्स है जो कि भारतवर्ष में, मैं तो जरूर बोलूंगा, यह बहुत ज्यादा है। तब भी दुख इस बात का होता है कि हमारे भारतवर्ष में पिछले 30 वर्षों में यह धीरे धीरे बीमारी बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ रही है? कि हमारे बच्चे, अधेड़ अवस्था के लोग, बुजुर्ग, सारे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को घर में सीमित करते जा रहे हैं। वो इंडोर गेम खेलते हैं, बाहर जाना नहीं चाहते, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं। वैसे वैसे विद्यालय बनते जा रहे हैं जहाँ पे बहुत अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है, बच्चों को खेलने का मौका नहीं मिलता है। और उसके कारण जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। और वही कमज़ोर हड्डियों के कारण जो हमारे जोड़ में उसमें गड़बड़ी आ जाती है और वो बच्चे तकलीफ से, टेढ़ापन के कारण चिकित्सक के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि हड्डियों के जोड़ में दिक्कतें आने लगती हैं, हड्डियां थोड़ी मुड़ने लगती है, तो इसको आप थोड़ा विस्तार में समझा सकते हैं कि हड्डियां किस तरीके से प्रभावित होती हैं? देखिए, जितने भी हड्डियों का ग्रोथ होता है उसमें कैल्शियम और विटामिन डी दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों मिलके बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ मिलके एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसके कारण वो हड्डियों का धीरे धीरे उम्र के साथ वो ग्रोथ होने लगता है। लेकिन अगर वो प्रॉपर कंपोजिशन नहीं मिले, मींस किसी एक तत्व की कमी हो जाए, सिंपल आप एक मान सकते हैं, अगर आप दीवार बना रहे हैं उसमें सीमेंट, बालू और उसके बाद ईंट, जो गिट्टी की संरचना होती है, उसको अगर बदल दिया जाए तो वह दीवार शायद कमज़ोर बन जाएगी। वही हालत होती है अगर विटामिन डी हमारे शरीर में कम है तो कैल्शियम जो कि हमारे खाने में जा रहा है वो हड्डियों तक सही फॉर्म में नहीं पहुंच पाती है और हड्डियों का विकास नहीं हो पाता है। उम्र बढ़ते जाती है लेकिन हड्डियां कमज़ोर होते जाती हैं। और उसके कारण अगर हम ऊपर से खोज करें तो ये माथे पे भी कभी कभी अजीब सा वो आगे निकल जाता है, छाती आगे की तरफ निकल जाती है, जिसको पिजन चेस्ट भी बोला जाता है। ये कलाई की हड्डी है, बहुत चौड़ी हो जाती है, बिकॉज जो हमारे वहाँ की संरचना है उसमें वह ढंग से विटामिन डी नहीं पहुँच रही है, कैल्शियम नहीं पहुँच रही है। घुटने में ये प्रॉब्लम हो जाती है, एड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है और एक विकृत टाइप का वो बच्चा डेवलप करने लगता है। लेकिन यही अगर बच्चा आगे जाके अगर चला जाए, जो 18 वर्ष के बाद हो, तो उसको हम लोग ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। वहाँ भी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, लेकिन हड्डियों की लंबाई जो है वो लड़कियों में 16 से 17 साल तक होती है
और लड़कों में 17 से 18 वर्ष तक होती है। इसलिए बच्चों पे हमें बहुत ध्यान देना है कि उनकी विटामिन डी और कैल्शियम नॉर्मल मिलती रहे, जिससे कि उनके हड्डियों का, जोड़ों का विकास अच्छे ढंग से हो। अगर किसी इंसान को रिकेट्स की बीमारी हो जाती है तो किन लक्षणों से वो इसकी पहचान कर सकते हैं कि तुम्हें उनके चिकित्सक के पास जाके की ज़रूरत है? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे माता पिता को समझना कि उनके बच्चों को अगर जोड़ों में कोई दिक्कत हो रही है तो दो लोग हैं जो इसको सही पहचान कर सकते हैं। एक तो माता पिता जो अभिभावक है, और दूसरा स्कूल के अध्यापक या अध्यापिका, क्योंकि उनके पास भी बच्चे करीब 7 से 8 घंटे स्कूल में रहते हैं। तो वैसे जगह बच्चों को देखना पड़ेगा। अगर वो दौड़ रहा है और उसका पैर में कुछ टेढ़ापन दिख रहा है, या बार बार गिर जा रहा है, या उसकी छाती बहुत ज़्यादा आगे की ओर निकल रही है, शरीर की संरचना एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं है, तो वैसे अवस्था में उसको तुरंत एक शिशु रोग विशेषज्ञ अथवा एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास ले जानी चाहिए। वो अपने ढंग से उसकी जांच करेंगे। हर में हम लोग विटामिन डी आजकल ज़रूर कराना चाहते हैं कि देखा जा रहा है कि वह गांव हो या शहर हो, करीब करीब 30 से 40% बच्चों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो रही है। इसलिए उनको उसी समय उनका सही ढंग से इलाज करने से आप जोड़ को टेढ़ा होने से बचा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, जो कि घुटने में होता है कि वह बाहर की तरफ निकल जाती है, तो वैसे में फिर एक शल्य क्रिया की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो शल्य क्रिया से बचाना है तो शुरू से ही अभिभावकों को, अध्यापकों को अपने बच्चों की तरफ अच्छे ढंग से देखना पड़ेगा। अभी जिस तरीके से डॉक्टर साहब आपने इलाज की बात की ही है, तो अगर किसी कोई बीमारी हो जाती है तो इसके इलाज क्या है? मतलब कब तक अगर इसे रिकग्नाइज़ कर लिया जाए तो सिर्फ दवाइयों से ठीक हो सकता है, और अगर गंभीर रूप ले ले तो फिर क्या इलाज है? देखिए, जो रिकेट्स है उसका 2 तरह का इलाज है। हर हालत में हमको विटामिन डी देनी है। तो विटामिन डी खाने पीने में बहुत कम उपलब्ध है। वह वहाँ से उतना नहीं आ सकता है जो कि आपकी हड्डियों को वह फुल अच्छे तरह से सप्लाई कर सके। तो पहला सोर्स हो जाता है हमारा प्राकृतिक, जो कि सूर्य की रोशनी से मिलता है। और अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो सुबह 10 बजे से 2 बजे तक की जो धूप होती है, 10 बजे सुबह से 2 बजे अपराह्न तक, वह सबसे अच्छा है। बिकॉज इस इशारे से वो धूप इस तरह से कोण के रूप में आती है, आपके शरीर को वो जाती है। तो अगर वैसे में अगर आधे घंटे बच्चे अगर धूप में खेलते हैं तो वह समय आता है जब बच्चे हमारे विद्यालय में रहते हैं। तो अगर विद्यालय में उस समय अगर आधे घंटे 45 मिनट बच्चों की लंच ब्रेक या और कोई ड्रिंक्स ब्रेक हो रही है, उस समय उनको चाहिए बाहर जाके वो धूप में खेले। अगर किसी कारणवश उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बरत नहीं रही है, तब विटामिन डी का सिरप आता है जो सप्ताह में 1 बार दिया जाता है। उससे धीरे धीरे करके हम विटामिन डी की जो हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा सकते हैं और बच्चों को वो फ़ायदा करेगा। बहुत कम में हम लोग को इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि इंजेक्शन भी अवेलेबल है, लेकिन इंजेक्शन बहुत कम लोगों को देना पड़ता है। क्या रिकेट्स की बीमारी परमानेंट होती है या फिर एक वक्त के बाद इलाज से ये ठीक हो सकती है? शुरू में जो रिकेट्स होते हैं उनको आराम से आप ठीक कर सकते हैं। मैं तो बोलूँगा कि अराउंड 90-95% रिकेट्स को पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो हड्डियों में टेढ़ापन आ गया, उसके बाद मुश्किल हो जाती है। अगर शुरू में आपने ध्यान नहीं दिया और बच्चे की उम्र 8 से 10 साल से ज़्यादा हो जाती है, तब फिर उसको शल्य क्रिया किया जाता है। लेकिन शुरुआत में केवल दवाओं से, मालिश से आप रिकेट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखा आपने कि बीमारी उतनी गंभीर है नहीं, मगर लापरवाही से और नज़रअंदाज करने से एक ज़्यादा गंभीर रूप ले सकती है। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि वो शुरुआत से ही अपने बच्चों पर, उनकी सेहत पर ज़्यादा ध्यान दें, उसे लेकर ज़्यादा सतर्क रहें, ताकि जो चीज़ मामूली सी दवाइयों से ठीक हो सकती है, महज विटामिन डी के ज़्यादा इंटेक से, बेहतर इंटेक से ठीक हो सकती है, उसके लिए आगे आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चलिए, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी ऐसी एक अगली वीडियो के साथ हमारे चैनल पर। तब तक अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में हमें वो सवाल भी बता सकते हैं जो आप खुद डॉक्टर साहिब से पूछना चाहते हैं। धन्यवाद।